सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, बल्कि बुरी खबर यह है कि कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर कमीशन ना बढ़ाने के खिलाफ कल से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस खबर के बाद पेट्रोल पंप्स पर अभी से रश लग गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा है डीलर मार्जिन 6% करने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत ने हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए, इसलिए हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताल आवाम का बुरा हाल कर देगी, जिन्हें एक के बाद एक बहरान का सामना करना पड़ रहा है। जिंदगी अजीरन हो गई है। एक के बाद एक बहरान। ये हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश है या माफियाज का गठजोड़, या फिर इसकी वजह हुकूमती नाअहली है। लेकिन इसकी वजह से महंगाई का ऐसा तूफान उठा है जिसने आवाम को नाकों चने चबवा दिए हैं। लेकिन इससे बड़ा सितम यह है कि आवाम की मुश्किलात का एहसास करने की बजाय हमारे रहबर, क्या हुकूमती खिलाड़ी, क्या अपोजिशन के रहनुमा, सब सियासी जंग लड़ने में मसरूफ हैं। ऑडियो लीक के मामले पर नून लीग ने तनकीदी गोलाबारी तेज कर दी है। मरीम नवाज ने जारहाना अंदाज में साकिब निसार की ऑडियो पर सवाल उठाए, सच कौम के सामने लाने का मुतालबा किया, लेकिन अपनी लीक होने वाली ऑडियो पर वो सवाल गोल कर गई। मगर सच बहरहाल इनके मुंह से निकल गया कि उन्होंने एतराफ कर लिया कि सोशल वायरल वीडियो में आवाज उनकी अपनी है। यह भी मान लिया कि उन्होंने मीडिया चैनल्स के इश्तिहार रोकने का हुक्म दिया। सवाल यह है कि नून लीग के दौर में मरियम नवाज ने ऐसा करके आजादी सहाफत की कौन सी खिदमत की? यह तो सीधा सीधा आजादी इजहार पर हमला था। मनपसंद चैनल्स को नवाजने और तनकीद करने वाले चैनल्स के इश्तिहार रोकने की मरियम नवाज क्या वजाहत देंगी? इनकी जात पर हमले, ये कैलिब्री फॉन्ट का जो दाग लगा है उन पर, वो इससे जान नहीं छुड़ा पाएंगी। अब इस पर भी सवाल उठते रहेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने मरियम नवाज की इस वीडियो के बाद सहाफती तंजीमों से ना सिर्फ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है, बल्कि इस मामले की तहकीकात भी की जाएंगी। अब मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, आपको पहले वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। बिल्कुल 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड। अब आपने देख लिया, ये बात की जो ओन की है मरीम साहबा ने। फवाद चौधरी कहते हैं कि अवामी पैसे की बंदर बांट एक क्रिमिनल केस है। देखिए मामला अब क्या रुख इख्तियार करता है, इससे आगाज करेंगे। लेकिन पहले जिस तरह से हमने आपको भी दिखाया कि मरीम नवाज साहिबा ने असल में क्या कहा था, किस तरह मीडिया के इश्तिहारात रोकने हैं, अब इस पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साकिब निसार साहब के हवाले से, तो उस पर एतराफ़ कैसे किया है वो भी देखिए। बाबर डॉक्टर साहब, गुलाम साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, क्या ये मरीम नवाज साहिबा ने बहादुरी का मुजाहरा किया है, दिलेरी का मुजाहरा किया है कि एडमिशन किया है, पूरी कौम के सामने उन्होंने माना है कि वो मीडिया सेल के इंचार्ज थी, चलाती रहीं और जिसको चाहती थी पैसे देती थी, जिसको चाहती नहीं देती थी। एक इतराफ़ करना एक बड़ी बात है सारी दुनिया के सामने। सर ये मजबूरन इतराफ़ किया है उसामा साहब। अगर मरियम ये कह देती कि जनाब मेरी जो ऑडियो है ये गलत है, ये तोड़ मरोड़ कर बनाई गई है, तो उसके साथ ही जिसको वो सही साबित करना चाह रही है कि साकिब निसार की जो ऑडियो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर लोगों ने नहीं मानना था। लोगों ने कहना था ये नहीं हो सकता कि आपकी जाली और उसकी असली को साबित करने के लिए मजबूरन अपनी को भी असली कहना पड़ा। यकीन जाने, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, अगर साकिब निसार की वीडियो और इसकी टाइमिंग एक ना होती तो ये कभी भी इस ऑडियो को असली ना मानती, चाहे जो मर्जी हो जाता। इन्होंने ये कहना था जाली वीडियो है, जाली ऑडियो है और मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, अब चौका साकिब निसार की वीडियो ऑडियो साथ चल रही है और ये चाह रही कि जनाब उस ऑडियो की वजह से इन पे जो हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए। तो उस जाहिर बात है, ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इनका अपना क्लियर होना इन केसेस से, और उसका यही है कि इन वीडियोस को असली मान के ऑडियोज को हाई कोर्ट में इसको जो है वो इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो वापस करवाए।
अच्छा, इसलिए साकिब निसार की ऑडियो जो है वो उसको लेकिन कह रही है कि ठीक है। आप एक मिनट बात मुकम्मल करें। अब ये खाली बात ही यहाँ तक ही नहीं है। मसला ये है कि वो जो एक और चैंपियन उनके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए फवाद चौधरी साहब के जी फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, किस तरह से पैसों की बंदरबांट हो रही थी। तो फवाद चौधरी साहब आप जो कर रहे हैं, आपने जिन चैनल्स के इश्तिहारात बंद किए हुए हैं, आपने जिन चैनल्स पे पाबंदियाँ लगवा रहे हैं, जिन चैनल्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ज़रा उस पर भी कुछ लबकुशाई कर दें कि वो क्यों है। उसामा साहब ये सारे ये जितने भी लोग हैं, ये जिनके पास भी इक़्तिदार रहा है, ये सारे फिरौन रहे हैं। ये चैनल्स का गला घोंटना, अपने मुखालिफ की आवाज़ दबाना, जबर करना, इश्तिहारात रोक लेना, मुलाजमों को नौकरियों से निकलवा देना, ये सबका वतीरा है। इनका भी है और इनसे पीछे वालों का भी है। ये एक एतराफ़ सामने आ गया। अब जहाँ पर मरियम साहब जो है साकिब निसार के पीछे पड़ी हुई हैं, आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक तुरंत रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बनाया जाए, उसमें सारे केसेस को रखा जाए, उसमें इन ऑडियो टेप्स को भी रखा जाए, उसके साथ साथ उसमें जनाब वो जो है पेपर मिल वाला केस, हुदैबिया पेपर मिल, वो भी रखा जाए। अच्छा, उसको भी जांचा जाए। सारे केसेस, सारे जजेस जिनके नाम आ रहे हैं, सबको उसमें ट्रायल किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा, जितना गंद इन लोगों ने अब डाल दिया ना उसामा साहब, ये अदारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अदारों को तबाह कर दिया। मेरा मतलब नून लीग के लिए वो सारे जज इंतहाई मोहतरम है जो उनको सपोर्ट करते रहे, जिनकी चाहे इनके नाजायज जायज़ ख्वाहिशात जो थी जो उन पर चलते रहे, वो सारे मोहतरम है। वो सारे जिन्होंने इनको सजाएं दी, वो सारे जनाब जो थे वो सारे डिक्टेशन ले रहे थे। अच्छा, और जो इनके हक में फैसले कर रहे थे वो अच्छा, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी। लेकिन जो चैनल्स इनके लिए बोलते हैं, इनके लिए लिखते हैं, वो सारे जो है वो फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो उस पर पूरा उतरते हैं, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे पूरा उतरते हैं, एक्सप्रेशन पे पूरा उतरते हैं। तो वो चैनल जो इनकी मर्जी के बगैर चले वो सारे फाशिस्ट हैं। उनके इशारात रोक देने चाहिए, वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, अभी 2 दिन पहले मरीम साहिबा को अगर हम देखें, सेमिनार जिस तरह से होते हैं वहाँ पर जाकर साफ़ियों की वो आवाज़ बनती हैं, वो कहती हैं कि जनाब ये जुल्म होता है, रोकना नहीं चाहिए, ये देखिए क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो खुद एडमिट कर रही हैं कि ये वो काम करती रही हैं। जाहिर है कि इस तरह तो आप किसी को भी माशी तौर पर कत्ल कर सकते हैं हुकूमत में होते हुए किसी भी इदारे को, कि आपने सरकारी ऐड मसलन पोलियो के हवाले से कोई मुहिम हो, अवेयरनेस के हवाले से, जिस तरह हमने भी कोरोना देखा, डेंगू का है, जिस तरह से भी, तो उसके लिए फिर आपने अवेयरनेस करनी है। तो ये तो उनके हाथ में बहुत बड़ा एक हथियार है कि जिसको चाहे जनाब बंद कर दो, जिसको चाहे खोल दो। मगर साथ उन्होंने क्या ये साबित करने की भी कोशिश की कि देखें, मैं जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, या कैलिब्री का सारा जो मामला है अगर वो सही होता, जो इल्ज़ामात थे, तो मैं वो भी एडमिट कर लेती। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एतराफ़ किया, सबसे बड़ी ख़बर तो यही थी कि उन्होंने कहा कि ये मेरी अपनी ऑडियो है। और ये उसके बाद उन्होंने कहा कि वजूहात मैं इसकी बता सकती हूँ, लेकिन वजूहात नहीं बताएगी। ये आज की बात नहीं है। जितनी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, कभी प्रेस फ्रीडम के नाम पे, कभी जो कौमियाए गए हैं अखबारात तो उसके नाम पे, कभी भुट्टो दौर को ले लें, ज़िया दौर को ले लें, उसके बाद से परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ले लें, फिर बाकी जितने अदवार हैं जो थोड़े थोड़े सियासी अदवार दरमियान में गुज़रे हैं, कोई एक ऐसा हमें हुक्मरान नज़र नहीं आता जिसको हम ये कह सकें कि इन्होंने अखबारात को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से होता है। पीपल्स पार्टी में ये बर्दाश्त थी, उनमें ये हौसला था कि वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन ये जो सर से शरीफ खानदान का जो दौर था, देखिए, या जो अब दौर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद को बर्दाश्त करती थी, बेजा तनकीद भी उनके ऊपर होती रही है। और उस वक्त एक टीवी चैनल रोज़ाना एक एयर एम्बुलेंस ला के खड़ी कर देता था जिसमें ये कहा जाता था कि जरदारी साहब आज दुबई जा रहे हैं एयर एम्बुलेंस में बैठ के। कभी कहा जाता था उनके दिमागी सेहत जो है वो ख़त्म हो गई है, तो वो इनसेन हो गए हैं, तो वो अभी इस तरह की बहुत सारी बातें, लेकिन वो जरदारी साहब बर्दाश्त करते रहे ये बात। लेकिन उस वक्त भी
कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से मीडिया को कंट्रोल होता रहा। BISP का आप अगर याद हो आपको, अरबों रुपए का स्कैंडल अभी भी नैब के पास पड़ा हुआ है, जिसमें मौजूदा चेयरमैन पैमरा जो अपना सलीम बेग साहब हैं वो भी उसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है, मुलज़म है। उसी के अंदर इनाम अकबर साहब हैं, बाकी कुछ लोग हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अखबारात को, अपने मनपसंद अखबारात को अपने मनपसंद अखबारात को इश्तिहार देना, सहाफ़ियों को ख़रीदना, लफाफे। अभी आज के दौर में देख लें, क्योंकि लफाफा सहाफ़ी की एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो कहा गया है कि जो लोग कुछ पटवारी सहाफ़ी लिखते हैं, कोई लफाफा सहाफ़ी लिखते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो इनके ऊपर तनकीद करे इनको अच्छी नहीं लगती, और जो लोग इनके बिल्कुल इस तरह से साथी बन जाएं कि इनके वो हाथ बन जाएं, इनके बाजू बन जाएं और इनकी ट्वीट्स को हर वक्त वो। लेकिन अभी मुझे बताएं गुलाम साहब, क्या कोई इंक्वायरी हो सकती है? जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि मरीम साहबा के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, तो वो किस हैसियत में कर सकती हैं? चलें कोई वजीर हो, कोई मुशीर हो तो और बात होती है। तो वो ये मान रही है कि मैं इश्तिहार रोकती थी, वो एडमिशन है, वो कह रही कोई एडिटिंग नहीं है, ये चैनल ARY समान वो चैनल इनके इश्तिहार बंद कर दो, बिल्कुल मैंने करवाए। वो एक एडमिशन नहीं करके गई, उन्होंने 2 एडमिशन किए हैं। एक एडमिशन तो उन्होंने ये किया है, जब ये इंक्वायरी की स्टेज पे जाएगा तो दूसरा एडमिशन लोगों को उस वक्त समझ आएगी। उसने कहा वो उस वक्त की बात है जब मैं PM मीडिया चलाती थी। बात ये है, कौन नहीं जानता इस्लामाबाद में कि लाहौर सांदा कलां का रहने वाला एक सहाफ़ी, जो कि एक आम ज़िंदगी गुजारने वाला एक छोटे से अखबार में उन्होंने अपना वक्त गुजारा, वो यहाँ पे आके इस्लामाबाद में इंचार्ज बना इश्तिहारात का, और वो किस तरह से इश्तिहारात देता था। जितने इश्तिहारी पार्टियाँ जो लोग इश्तिहार लेते हैं अखबारात वाले, वो उनको पता था। जो TV एजेंसीज जो उस वक्त इनके ज़रिए से इश्तिहार देती थी, किसको नहीं पता? ये तो ओपन सीक्रेट्स हैं ये सारी चीज़ें। ये इंक्वायरी करने की क्या ज़रूरत? उस वक्त के PIOs जो थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, उनको देख लें, उनसे रिकॉर्ड निकल आएगा कि किन को क्या क्या दिया गया, कितने कितने अरबों के इश्तिहार जो हैं वो इधर उधर किए गए। ये तो कोई। और दूसरी बात, जी आज की बात बड़ी ज़बरदस्त बात की है मेरे भाई बाबा डोगर ने। उन्होंने ये कहा कि भाई आज आप हैं, अगर वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो अपने 3 साल का हिसाब भी देख लीजिएगा, वो भी साथ एक छोटा सा पेपर बना के दे दें, उसमें लिख दें कि हमने ARY को कितने पैसे दिए और 92 को कितने दिए, जियो को कितने दिए, दुनिया को कितने दिए, समा को कितने दिए और बोल TV को कितने दिए। ये भी इश्तिहारात जो हैं वो इसी तरह से पैरेलल एक बना के शीट 3 साल की वो भी जारी करें। तो ये हमेशा से एक टूल रहा है सहाफत को दबाना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि जो भी हुकूमत है, इसका क्या मतलब है कि वो जिसका चाहे गला घूंटे, जिसको चाहे आज़ादी दे। ये तो फिर यानी इसका मतलब है कि ये तो एक रिश्वत है जो सरकारी पैसों पर दी जा रही है कि तुम्हारे हक में बात करोगे तो तुम्हें पैसे देंगे, इश्तिहार मिलेंगे, हमारे खिलाफ करोगे तो नहीं मिलेंगे। ये तो सर ये खुलेआम रिश्वत है। उसामा साहब, मैं सच किसी को अच्छा नहीं लगता उसामा साहब, सच किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता। ना बोल कड़वा, ना बोल नून लीग को अच्छा लगता था, ना इनको अच्छा लगता है। सर ये भी एक हकीकत है, जितनी दफा बोल को अब बंद किया गया, जितनी दफा पीछे बंद किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं बाबा डोगर साहब, ये तो मामला हो गया मरीम साहब। कब देखते हैं ये कोई इंक्वायरी क्या इसमें हो सकता है कुछ के जी सरकारी उधर रखे बगैर अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीडिया सेल चलाया जा रहा है, सारे यानी सरकारी पैसे जो हैं वो मरीम साहबा के कहने पर इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं किस तरह नहीं हो रहे ये। लेकिन उन्होंने सोच समझ के कहा होगा। शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे हैं, एहसन इकबाल साहब कई दफ़ा वज़ीर रहे, इन लोगों को बहुत पता है। वो दोनों दाएं बाएं बैठे हुए थे, बता रहे थे कि जो मरीम के बिल्कुल हम साथ हैं और मरीम ही ज़ाहिर है फेस हैं, यानी शहबाज शरीफ के साथ भी आपको इस तरह नहीं नजर आएंगे जिस तरह मरीम के साथ। तो उन्होंने सोच समझ के सारा कुछ किया होगा। लेकिन PDM का जहाँ तक मामला है, इसमें क्यों एक चीज़ नज़र नहीं आई? क्योंकि 2 ही तो चीज़ें हैं। PDM में बेचारी में रह क्या गया है? फजलुर रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, तो फिर भी अगर ये नहीं इकट्ठे हो रहे, बाकियों की तो कोई औकात नहीं है। यानी अब PDM का प्लेटफॉर्म नवाज शरीफ ने कहा है कि जी पूरी तरह से साकिब निसार के खिलाफ इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को लेकर आना है, इसको उठाएंगे, सारा कुछ ही होगा। तो वो आ रहा है डिक्टेशन में। PDM जो नवाज शरीफ चाहेंगे वो होगा, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। तो वो तो अपनी सिर्फ ज़ात तक महदूद उन्होंने कर दिया है, कोई पोलिटिकल जिद्दोजहद नहीं हो रही। अब साकिब निसार तक मेरे केस किस तरह से निकल आए, मुआफ़ हो जाएँ। लेकिन ये लॉन्ग मार्च, उसकी डेट, फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी फरवरी मार्च में इस्तीफ़ों के साथ करो। अब तो पीपल्स पार्टी भी नहीं है, फिर क्या रह गया पीछे?
उसामा साहब अब पार्टी नहीं है, पहले तो ये कि अब इस्तीफे दे दें, इस्तीफे दे के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करे, कौन इनको रोक रहा है? तो सवाल है सर, क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, ये इस्तीफे दें, पंजाब असेंबली से इस्तीफे दे दें, नेशनल असेंबली से इस्तीफे दें, यही तो बात है। पीओ पार्टी तो है नहीं है, अब ये इनको कौन रोकता है? ये लेकिन ये इस्तीफे नहीं देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये आज इस्तीफों की डिमांड करें, आधे से ज्यादा एमएनए इनसे वैसे ही दौड़ जाएंगे। सर मरियम ने कहा था इनके मुंह पे मारो, इस्तीफे दो। मरियम साहब ने कहा था कि 2 जो इस्तीफे आ गए हैं जाकर आप ये इनके मुंह पे मारो, ये जो मांग रहे हैं इस्तीफे। वो बाद में वो भी मुकर गए थे, वो भी स्पीकर के पास चले गए थे, जनाब हमारे जो है इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, हमसे बड़ा धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है हमारे साथ। यानी फजल रहमान साहब चाह रहे हैं, नवाज शरीफ नहीं उनकी मान रहे, या नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा देना है, यानी नीचे जो एमएनएमपी है वो नहीं। साहब मेरा एक सवाल है, मरियम नवाज को जितने इस्तीफे आए, सारा मीडिया ये उनसे कहता रहा कि आप हमें उनकी कॉपियां शेयर कर दें, हमें बता दें कि आपके पास कितने इस्तीफे। उन्होंने कहा जी सारे आ गए, उन्होंने कहा जी उसकी कॉपियां शेयर कर दें हमारे साथ। आज तक किसी एक इस्तीफे की कॉपी शेयर नहीं की गई। हाँ 2 इस्तीफे स्पीकर को भेजे गए, इसके अलावा किसी स्पीकर के इस्तीफे की इनकी कॉपी शेयर नहीं की गई। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस्तीफे ऑप्शन नहीं है। आज अगर इन्होंने इस्तीफे मांगे तो इनके एमपी और एमएलए ने इस्तीफे नहीं देने, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। इनको इस्तीफे नहीं देने, ये शहबाज शरीफ का इस्तीफा ले लें, चलें, बाकी को छोड़ लें। ये कहें कि शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मरियम को जमा करा दिया, दिखा दे मीडिया को। इन्होंने कहा था ना सारे इस्तीफे आ गए, ये हमजा शहबाज का इस्तीफा दिखा। शहबाज शरीफ सदर नून लीग का, वो मरियम को इस्तीफे देगा, एक नाइब सदर। मरियम ने इस्तीफे मांगे थे, मरियम ने कहा था कि जनाब सारे इस्तीफे दे, मरियम ने कहा था मेरे पास सारे इस्तीफे आ गए हैं, ये भी मरियम ने कहा था। तो शहबाज शरीफ का इस्तीफा दिखा दें, हमजा शहबाज का इस्तीफा दिखा दें कि जनाब ये उनका इस्तीफा है, ये पार्टी सदर का इस्तीफा है, अब सारे इस्तीफे दे दें। देखें अब शायद फजल रहमान साहब को ये लग रहा है कि जी इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेमानी होगा, कोई फायदा नहीं है, मजाक उड़ाएगा कि हम फिर पीपल्स पार्टी को क्या कहते रहे। अगर इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च होता है, क्योंकि 6 दिसंबर को इंतहाई अहम फैसले होने लगे हैं, फजल रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को इंतहाई अहम फैसले का ऐलान हो जाएगा। अब 6 दिसंबर आर या पार है। गुलाम रज़ा साहब आपको क्या लग रहा है, 6 दिसंबर आर या पार है? कोई आर पार नहीं है। 6 दिसंबर को आप कल के जो अंदरूनी कहानी है अगर आप सुनना चाहें तो मौलाना फजल रहमान बड़ा गर्ज बरस के उन्होंने कहा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को, उन्होंने कहा कि आप जिस मखमसे का शिकार हैं उसमें से बाहर निकलें, और अगर आपने हमारे साथ चलना है तो बताएं, नहीं चलना तब भी बताएं। ये बिल्कुल मौलाना फजल रहमान ने 2 टोक अल्फाज में ये उनसे कहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और ये भी उनसे कहा कि पैगाम दे दें मेरा मियाँ साहब को भी, छोटे मियाँ साहब को भी, बड़े मियाँ साहब को भी, उनको बता दें कि 6 से पहले हमें इस हवाले से। उन्होंने पूछा कि आप क्यों नाराज़ हैं, उन्होंने कहा मैं नाराज़ क्यों ना हूँ, पंजाब भर में आपके नुमाइंदे हैं, आपके एमपीएज एमएनए से पंजाब भरा पड़ा है, आप पंजाब में कहीं पे भी मुझे दिखा दें कहीं आपने लोगों को मोबिलाइज़ किया हो, कहीं पे आपने लोगों के अंदर कोई मुतहर्रक करने के लिए, कोई तहरीक पैदा करने के लिए आपने कोई ऐसा कॉर्नर मीटिंग्स बुलाई हों, कोई अहकामात जारी किए हों। आप तो आपस में भिड़ रहे हैं, चाचा और भतीजी के बिल्कुल अलग अलग आप बयानात दे रहे हैं। अगर हुकूमत के साथ नून लीग ने चलना है और इसी तरह से जिस तरह से पहले चलती आ रही है इस तरह से चलना है तो वो बता दे, अगर अपोजिशन करनी है तो वो भी बता दे, और अपोजिशन अगर करनी है तो फिर पीडीएम के साथ वाली अपोजिशन कर लें, और दोनों में से जो फैसला करना करें। इसी तरह की जो सूरत हाल है ये उनको बताई गई है। और दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते हुए मौलाना फजल रहमान के, और सैयद खुर्शीद साहब के साथ रब्ता किया गया है। अच्छा। और वो देख रहे हैं इस मामले को कि अगर 6 तक वो भी अपना कुछ डिसाइड कर लें कि हम साथ चलेंगे, पीडीएम के एहतजाज चलेगा या नहीं चलेगा। ये अभी फ़िलहाल उन्होंने 2-3 चीज़ों की तरफ निशानदेही करके ये मौखर किया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको ऑफर की थी कि एक ही टाइम में तीनों जगह पर हम नो कॉन्फिडेंस की मूव ले आते हैं। ये आसिफ अली जरदारी ने कही थी कि पंजाब असेंबली में भी ले आते हैं, नेशनल असेंबली में भी ले आते हैं, और हम सेनेट में भी ले आते हैं, हम स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ। तो होगा ये कि जब एक ही टाइम में तीनों जगह पे नो कॉन्फिडेंस आएगा तो अदम एतमाद आएगा, तो उससे ये होगा कि पार्टी को एक ही टाइम में तीनों जगह पे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें किसी एक जगह पे कामयाबी हो जाएगी। लेकिन नून लीग फिलहाल इस तरह अदम एतमाद नहीं लाना चाहती। नून लीग ये चाह रही है कि अभी उस्मान बुज़दार साहब चलें। अच्छा। नून लीग ये चाह रही है कि अभी इमरान खान साहब भी चलें।
नून लीग ये चाह रही है कि अभी सेनेट में भी कोई चेंज ना आए। वो अभी मरियम साहिबा ये चाह रही हैं कि पहले मेरे ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हों, पहले मैं इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हूँ, उसके बाद जो भी होना है वो हो। पहले वो ये चाह रही हैं कि जब तक हमारे बाप बेटी का कोई स्टेटस क्लियर नहीं होता उस वक्त तक वो अगले इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। इसीलिए वो बार बार उठा रहे हैं कि पार्टी तो अभी भी कह रही है कि आप उनके साथ मिले और आगे इस्तीफे उनके साथ मिले और जाके नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए। क्यों नहीं ये पंजाब में लेके आते, क्यों नहीं ये नेशनल असेंबली में लेके आते, क्यों नहीं ये सेनेट में जाते? ये इसलिए नहीं जाते कि ये हुकूमत को गिराना नहीं चाह रहे, उसके बाद ना ये फील्ड फॉर इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। पहले ये चाह रहे हैं, ये जो एकदम ये ऑडियो टेप्स का ये जो एक सलाब आ गया है वो ये है कि किसी तरह से कोर्ट पे प्रेशर आए, ये केसेस वापस हो, कम से कम मरियम जो है वो एलिजिबल हो। अच्छा, उससे केसेस वापस हो, उसके बाद फिर वो आगे चलेंगे। साहब ये बात तो बाबर साहब की बिल्कुल 100% सही लग रही है, क्योंकि वरना तो महंगाई और ये सारा मामला ऐसा है, बेरोजगारी कि हुकूमत उस पर जा सकती है, उस पर अगर लोगों को मोबिलाइज किया जाए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ साकिब निसार वाला मामला कि हमारे केसेस खत्म करो। अब पीडीएम का फोकस उस तरफ लाना चाह रहे हैं, वो पीडीएम का फोकस भी उस तरफ लाना चाह रहे हैं। पीडीएम ने तो खुद जो कल बात की उसमें ये डिस्कस हुआ था साकिब निसार साहब के हवाले से भी, और उसमें तमाम पार्टियों ने जो वहाँ उस वक्त मौजूद थी उन्होंने ये उनका मुतफ़िका ये फ़ैसला था कि इस हवाले से एक तो मोबिलाइजेशन की जाए, लोगों को माइंड मेकिंग की जाए, लोगों को बताया जाए कि ये असल इस तरह के मुहरकात थे जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है उस वक्त चली गई। तो ये उन्होंने उस वक्त कहा था और ये भी बात हुई है, सवाल किया गया था एक फरीक की जानिब से कि क्या ये इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। तो उन्होंने ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ने बताई उनको कि ऑलरेडी इसका फोरेंसिक हो चुका है और 100% ऑथेंटिकेटेड है। अगर कोई शख्स चाहे तो इसको चैलेंज कर सकता है और इंटरनेशनली किसी जगह पे चैलेंज करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये ऑडिटेड है या अनऑडिटेड है। तो ये एडिटेड है या तो ये मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है कि जी तजावुज़ात, गैर कानूनी बिल्डिंग्स ये गिरानी है, पार्क्स खाली करने हैं, चाहे जो भी हो जाए। इस पर क्या डेवलपमेंट हुई है, ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है कि जितनी भी इमारतें गैर कानूनी हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, कहीं भी हैं, जहां भी हैं, इनको गिराया जाए। मज़ीद अब ये नहीं हो सकता। हर दफ़ा ये होता था कि किसी न किसी तरह से कि जनाब अब बन गया है, रहने दें, और फिर उसके बाद देखते थे कि ये सिलसिला जारी रहता था। कराची में हर तरह का आपने सुना है, चाइना कटिंग का सुना, कब्रिस्तानों पर कब्जे सुन लिए, हत्ता कि अब भी ये है कि जनाब पार्क्स और ग्राउंड्स कोई नहीं बची कराची में। उसके हवाले से भी हुक्म है कि जनाब इनको बहाल कराया जाए, खाली कराया जाए, जो भी जहाँ जहाँ ज़मीन थी। तो अब इस पर गुलाम नज़र साहब, ये जो हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हट रही। अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हो, कमिश्नर कराची वो पेश होते हैं तो उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट कहती है अभी जाकर हमें दिखाएं कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों रोका गया है। अब इसमें ऐसे भी हैं तिजोरी हाइट्स के, वो अभी कोई रिहाइश नहीं उधर हुई थी। तो लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि हम किसी का घर नहीं गिरा सकते, जो मर्जी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपनी जगह। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म तो मानना पड़ेगा, चाहे वो उसमें किसी को तकलीफ़ हो या किसी बेवा का घर जो है वो गिर जाए, किसी के यतीम से सर छत सिरक जाए, या कोई हार्ट अटैक से मर जाए, या कोई बीमार हो जाए ये चीज़ सुन के, या उस किसी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसकी यही हो और किसी ने इस फ्लाइट को बेच के अपनी बच्ची की शादी करनी हो, या किसी ने अपना बच्चा नौजवान पढ़ाना हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाना हो, या कुछ भी करना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मिनवान अमल उसके ऊपर करना उसकी ज़िम्मेदारी है। उनके पास इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अमल दरामद के हवाले से भी आपने आज समाअत भी सुनी थी, देखी होगी, और उसमें जो सईद गनी हैं उनसे का इस्तफसार किया गया था, उन्हें बुलाया गया था। उससे पहले मुर्तज़ा वहाब जो थे वो पेश हुए, उनसे भी बातचीत हुई। तो उनका तो एक ही कहना है कि क़यामत आ जाए, कुछ हो जाए, हमें ये टावर जो हैं
नस्ला टावर भी और तजौरी हाइट्स और दीगर जो उनको हमने गिराना है और गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और ये हर हालत में इसको साफ किया जाए जगह को। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के जो मकीन है जी वो तो अब छोड़ के बेचारे चले गए। वो ये कह रहे थे तिजोरी हाइट्स, अगर मैं गलत नहीं वो तो अभी शुरू ही हुआ था, वो तो अभी कोई रिहाइश करने भी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। लेकिन ये जो सिविल एविएशन की ज़मीन का मामला है, जिस तरह उसको बदला गया, उसमें लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जो पार्क्स की बहाली का, प्ले ग्राउंड की बहाली का मामला है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिविल एविएशन के मामला जो हैं इसी तरह के मामला इस्लामाबाद में भी हैं, सेम मामला जो हैं उनके कराची में हैं। तो ये सिविल एविएशन के जो डीजी लगाए गए हैं उनको इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे तफसीलात तलब की हैं। इससे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, और ये ख़ुद ब खुद इस तरह के फ़ैसले कर लिए जाते हैं जिनकी बिना पे बाद में लोग जो हैं वो नुकसान उठाते हैं। यहाँ का जो केस है, इस्लामाबाद के करीब जो हाउसिंग सोसाइटी सिविल एविएशन के साथ मिलके जो बनाई जा रही है, और कुछ और बहुत सारी वो तफसीलात है, पूरा एक प्रोग्राम है इस हवाले से, क्योंकि ये सोसाइटियों की जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, कोई भी शख्स उठता है, एक सोसाइटी अनाउंस करता है, लोगों से पैसे लेता है, और अगर 100 कनाल ज़मीन है तो 400 कनाल बेच देता है। उसके बाद कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देता है कि हमारी फ़ाइलें चोरी हो गई हैं, या नए किसी ने प्रिंट करा ली हैं फ़ाइल्स, तो हमारे पास अब इतने नहीं हैं। जो शख्स चाहता है उसको कह दिया जाता है कि आपकी तो फेक है फ़ाइल, तो वो 100 फाइल्स जो हैं वही उनके पास होती हैं, बाकी 300 फाइल्स को इसी तरह से घुमाया जाता है, और फिर चक्कर पे चक्कर लगते हैं। ये सोसाइटियों का, किसी सोसाइटी सिवाय चंद 1, 2, 3 सोसाइटियों के, बाकी किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लें, उसमें मैटर रिमेन्स द सेम है। कोई एनओसी देने वाले, कोई वहाँ पे जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं वो, या वहाँ के जो लैंड एक्विजिशन, या आप जो सोसाइटी रजिस्ट्रार जिसकी मेन जिम्मेदारी बनती है, या उस वक्त के वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और वहाँ पे एसी जो होते हैं, किसी के पास आप चेक कर लें जाके, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो सोसाइटी वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं। एक चीज़ है कि जब ये चीज़ें हो रही हों, कोई सोसाइटी गलत बन रही है, कोई बिल्डिंग गलत बन रही है, उस वक्त रोकना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन बाबर साहब, जब हो गया है, यानी यहाँ पर आप देखें ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सामने आ रही हैं, पार्क, स्कूल, उनकी ज़मीन पर कहीं पार्किंग बनाई गई है, कहीं शादी हॉल बना दिए गए हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये कहीं तो ये सिलसिला रोकना होगा। उसामा साहब, मसला ये है, सिलसिला बिल्कुल रोकना होगा। फिर ये कराची के हद तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। लाहौर में चबुर्जी क्रिकेट ग्राउंड थी, वहाँ पर सारा मेट्रो का पिछले 6 साल से मलबा पड़ा हुआ है। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट की क्रिकेट ग्राउंड थी, वहाँ पर उसको पार्किंग लॉट बना दिया गया। पंजाब असम्बली के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड थी, उसको पंजाब असम्बली की पार्किंग बना दिया गया है। मीनार पाकिस्तान में क्रिकेट पे बैन लगा दिया गया है। बाकी ये जो सारी ग्राउंड थी, ये यूथ के लिए थी, बच्चों के लिए थी, यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती थी, यहाँ पर क्लब थे। ये सारी क्रिकेट ग्राउंड जो है, यहाँ पार्किंग स्टैंड बनी हुई है, यहाँ बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर हालात ये हैं कि नालों के ऊपर मल्टीमीडिया प्लाजे बने हुए हैं, सरकारी ज़मीनों पर प्लाजे बने हुए हैं। हड़प्पा टेक्सटाइल मिल्स का एक क्लासिकल केस है, जिसमें सरकारी ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है, और उसमें गवर्नमेंट शामिल है, गवर्नमेंट के आशीर्वाद से बनाई जा रही है। ये साहिवाल में हड़प्पा टेक्सटाइल मिल, और वो अरबों रुपए की ज़मीन है, और उस पर जनाब एक सोसाइटी बना दी गई है। मेरा यहाँ पर ठीक है, कराची का फोकस ठीक है, लेकिन लाहौर या बाकी बड़े शहरों में जहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से गुलाम मुद्रा साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की वो बात कर रहे हैं, जहाँ पर लॉज की वायलेशन की जा रही है, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके नाजायज़ तजावज़ात वहाँ पर खड़ी की जा रही हैं। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खान साहब आते हैं, वो कहते हैं जी हमने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो जनाब यहाँ पर बहाल करवा दी, सरकारी ज़मीन वागुज़ार करवाई है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा कारनामा है। और दूसरी तरफ सरकार, मैं आपको बेतहाशा सरकारी ज़मीनें बनाता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल हड़प्पा टेक्सटाइल मिल की है कि वो अरबों रुपए की ज़मीन है, और जनाब वो उस पर हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई है। वो क्यों नहीं वागुज़ार कराई गई? उसमें कौन कौन से लोग हैं जो उसमें शामिल हैं स्कैंडल में? लेकिन इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि जी हमने उसको डिजिटल मैपिंग की है, और उसमें कोई 5500 अरब रुपए की कोई ज़मीन तकरीबन, बल्कि इससे ज़्यादा ही कह रहे हैं, 5500 अरब से भी ज़्यादा है कुछ,
कि जो जंगलात की ज़मीन, सरकारी ज़मीन जिस पर कब्जे हो गए हुए हैं, तो अब इस पर वो एक्शन लेंगे। तो शायद उसमें ये सारे पूरे मुल्क में फिर एक्शन नजर आए। उसमें मे बी रेलवे की ज़मीन जिस तरह से है, सामा साहब एक्शन जो हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक्शन जो हो रहा है, कोई गरीब आदमी, किसी को 4 एकड़ ज़मीन पुरानी वहाँ पर पड़ी हुई थी, वो सारी कलर ज़दा थी, उस बेचारे ने वहाँ पे उसको आबाद कर दिया, वहाँ पे एक्शन हुआ, उससे वो ज़मीन वापस ले ली गई, उसको जुर्माना कर दिया गया। ये जो दुकानें कोई थोड़ी बहुत आगे गई हुई थी, वो दुकानों को तोड़ दिया गया, फुटपाथों को क्लियर कर लिया गया। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं किसी बड़े कब्जा ग्रुप से कोई नाजायज ज़मीन अभी तक नहीं निकाल सकी गवर्नमेंट। आदमी तो नहीं बनाए होंगे ना सर, ये तो बिल्डर जो है, ये तो सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पंजाब में भी स्टार्ट होना चाहिए सर, पूरे ये इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, और हर जगह पे जहाँ पे नाजायज तजावुज़ात हो रही हैं, जहाँ पे जो मुलव्विस है उसकी गर्दन भी कटनी चाहिए। गरीब आदमी तो गया, वो तो मर गया, जिसने वहाँ पे फ्लैट खरीदा था उसको तो निकाल दिया गया। अब मसला ये है कि जिसने इसमें पैसे पकड़े थे, जिसने इसमें माल बनाया, उसकी भी गर्दन तो नहीं होनी चाहिए। गुलाम साहब, इस्लामाबाद में ये हुआ तो है। अभी पिछले दिनों बड़ी अफसोसनाक जो खबर आई, जिस तरह से एकदम वो सैलाबी सूरत हाल हो गई एक सोसाइटी में, और पता चला कि वो नाला जो है उसको छोटा कर दिया गया था, और उसकी वजह से वो जो सैलाबी पानी था, बारिश का था, कोई ये नहीं कि कुछ ऐसा सैलाब आ गया, और बारिश की वजह से अचानक इस तरह से हुआ था। तो बीच में जो प्लाजा वगैरह था उसका क्या हुआ, वो गिराने का नहीं कह दिया गया था उसके बाद? उसको भी अभी गिराने के लिए बातचीत ही चल रही है मुख्तलिफ तरह के। अब तो ज़ाहिर है क्योंकि वो हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो 1-2 इजलास हुए थे, उन इजलासों के बाद बात उसी जगह पे खड़ी है। वो प्लाजा भी उधर ही है, वो नाला भी उधर ही है जो उसके ऊपर बनाया गया था, और बात अभी मेरे ख्याल में आस्ते-आस्ते उसमें तो हलाकतें भी हुई थी, क्योंकि मेरे ख्याल एक खातून, उसका बच्चा, वो उसमें जी, मैं यकीन माने कि जो गरीब हैं, एक आज ऑपरेशन हुआ है आज एक I-8-4 में, वहाँ पे बिल्कुल को गरीब नाले के करीब किसी ने कच्चा अपना घर बनाया हुआ था, उसको जाके गिरा दिया गया अथॉरिटी की जानिब से, और उस बंदे को हार्ट अटैक हो गया, तो वो उसको सिटी हॉस्पिटल में, बंदा वो उधर है, कुछ इतलात थी कि वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया है। आम गरीब आदमी के लिए है ये कानून, और जो करोड़ों अरबोंपति हैं उनके लिए हैं और कानून। और जितनी सोसाइटियाँ, मैं चैलेंज करता हूँ, इस्लामाबाद में जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, 1% निकाल के, या 1 से भी 0.1% निकाल के, हर सोसाइटी ने कब्रिस्तान खाया हुआ है, हर सोसाइटी ने इर्द गिर्द की ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए हैं, नालों पे कब्ज़े किए हुए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने जो अगर 1000 फाइल बनती है, उनके 1000 प्लॉट है तो 3-3 हज़ार प्लॉट बेचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सोसाइटियों में इलेक्शन, यानी आप बता रहे हैं सैकड़ों हज़ारों इस तरह की होंगी मिसालें, बल्कि मैं शायद कम कह रहा हूँ, ये तो सैकड़ों हज़ारों। तो जहाँ मैं अभी उसामा गाजी साहब, जिनका ये काम है नीचे, उसामा गाजी साहब, आज जी मैं आपको बताऊं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिया हुआ था नैब से, उनको वो रिकवरी जो की थी, जल्दी से ब्रेक, उस वाले से पूछा हुआ था कि आप आएँ। चेयरमैन नैब साहब को बुलाया गया था, चेयरमैन नैब साहब आज लाहौर चले गए। तो आज राना तनवीर साहब की ज़ेर सदारत हुआ था ये इजलास, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों की गर्दनें पकड़ते हैं, आपकी गर्दन काबू में आई है तो आप इधर उधर क्यों भागते फिरते हैं, आएँ और आके बताएं। तो अभी उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी है, और कहा है कि चेयरमैन साहब खुद पेश हों और वो बताएं। एहतसाब का तो यहाँ ये आलम है, जब कोई अपने गले के अंदर, अभी यकीन कीजिए कि इस्लामाबाद के इतने बड़े बड़े सोसाइटीज़ के स्कैंडल हैं कि एक सोसाइटी पकड़ने लगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखी है और लोगों के पैसे बर्बाद हैं, लोग पागलों की तरह फेर रहे हैं कि हमारे पैसे कहाँ गए, हमारे पैसे कहाँ गए। अभी रिसेंट कल या परसों एक स्टोरी भी आपको देंगे, बड़ी ज़बरदस्त एक सोसाइटी इसी तरह से, उन्होंने भी इस तरह, वो मालक ने एक ने FIR करवाई है, वो कहता है मैं बिल्लू एरिया से गुजर रहा था पैदल, तो मैंने देखा कि मेरी सोसाइटी की फाइलें किसी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छपने के बाद बाहर धूप में सूखने के लिए डाली हुई थी। अब ये अंदाज़ा लगाएं ये FIR है, और FIR काटने वाले भी देखें और FIR देने वाले भी देखें। और वो उसने कहा कि जी उनको असल क्या है, उनके पास ज़मीन कम थी, वो 300-400 प्लाट बेचे थे उन्होंने, बाकियों की 4000 वैसे ही पैसे खा गए वो।
तो अब ये नया शोशा उन्होंने इससे एक नहीं हुकूमत 100 केस है। सबके खिलाफ एक्शन लेती कि एक तो हुकूमत कहती है कि जी हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग देना है, क्योंकि इनकी भी कोई ना कोई एसोसिएशन होगी। हुकूमत तंग आ चुकी है एसोसिएशन से, कभी शुगर मिल एसोसिएशन है, कभी फ्लावर मिल एसोसिएशन है, उसको मनाते हैं। आज खबर फ्लावर मिल को मनाने की लगी हुई थी। अब साथ ही आ गई है कि जनाब जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उसने हड़ताल कर दी। अब किस किस को हुकूमत मनाएगी? वो कह रहे हैं जी हमारा कमीशन इसमें बढ़ाया जाए। अब ये मामला है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। हुकूमत एक दफ़ा फिर बड़ी मुश्किल में है। कभी शुगर मिल्स एसोसिएशन आ जाती है, कभी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन, कभी आप सुनते हैं जी ट्रेडर के तरफ से डिमांड आ जाती है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल कर देती है। और फिर इसी तरह आपने देखा जी टैंकर एसोसिएशन जिसने तेल पहुंचाना है, घी की एसोसिएशन अपनी है जनाब। अब है बारी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की। वो कहते हैं जी 6% हमारा मार्जिन कर दिया जाए, वरना तो अब पेट्रोल किसी को नहीं देंगे। और कह रहे हैं जी हमें बता दिया जाए क्या हो रहा है। ये भी उनको बताया गया कि जी सिफारिशात आगे भेजी गई हैं। वो कहते हैं नहीं बताएं, सुबह 6 बजे से अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे। अब बाबर डोगर साहब, ये तो अजीब बात है कि जब कोई सब तरफ पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो लोग कहेंगे जी इतना महंगा था अब तो मिल ही नहीं रहा। तो हुकूमत फिर माने इनकी बात, 6% कर दे, उससे थोड़ा बहुत पेट्रोल और महंगा हो जाएगा। अब उसामा साहब यहाँ से गवर्नमेंट की अहलियत का आप अंदाज़ा लगा लें। पेट्रोल चला गया 150 रुपये लीटर, चलें अवाम वो भी कड़वा घोंट पी रही है कि चलें ज़िंदगी तो आगे चलनी है, और वो भी डलवा रही है। और अब ये नौबत यहाँ पर आ गई कि हो सकता है कि कल और परसों पेट्रोल की ही शॉर्टेज हो जाए, पेट्रोल मिले ही ना, यानी कि 150 का भी ना मिले। तो पहली बात तो ये कि वज़ारत पेट्रोलियम जो डॉक्टर राशिद साहब जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी हैं, पहले तो मैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी इसी तरह की है। उसामा साहब ये वो बंदा है जो सेक्रेटरी मादनियात थे पंजाब में। इन्होंने पहले जनाब चिन्नौट में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की और जो है वो कानें दरियाफ्त की, फिर लोहे की दुनिया की सबसे बड़ी कानें वहाँ से दरियाफ्त की। उसके बाद जनाब कहा कि दुनिया की सबसे कीमती जो हैं वो मादनियात यहीं पर हैं, यहाँ पर जनाब हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं। और उसके बाद पहले शहबाज शरीफ से इफ्तिताह करवाया मादनियात का, उसके बाद फिर नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे भी इफ्तिताह करा दिया कि जनाब यहाँ पर। और नवाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब यहाँ पर इतने बड़े ज़खायर हैं लोहे के कि वो जो हम बैगिंग बाउल है वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो जाएगा। उसके बाद शहबाज ये 5 साल सेक्रेटरी रहे, और जब शहबाज शरीफ यहाँ से गए, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो इनकी जान छुटी। शहबाज शरीफ ने इनसे कहा था कि जब तक यहाँ से लोहा नहीं ना मिलेगा मैंने तेरी जान छोड़ी, अब ढूंढ के देना तूने मुझे लोहा। अच्छा। और यकीन जाने 5 साल में ये वहाँ से 1 किलो लोहा नहीं निकाल सके। पूरे 5 साल में इन्होंने जो वहाँ पर यकीन जाने चाइना की फर्म्स जो थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन फर्म्स, उसके बाद जो थी ब्राज़ीलियन एक फर्म थी उसको भी लगाए रखा। करोड़ों रुपया इन्होंने फर्मों को दे दिया कि यार कुछ यहाँ से निकाल दो, मेरी जान छुड़वा दो, लेकिन वहाँ से निकला कुछ नहीं। अब ये जो नग है, ये जो हीरा, ये इमरान खान साहब के हथे लग गया। तो उन्होंने अब इनको पेट्रोलियम पे बिठा दिया। पेट्रोल यहाँ से तो मिलना कोई नहीं, पेट्रोल 150 तक तो चला गया। अब अकल से, अल्लाह के फजल से मिलना भी बंद हो जाएगा। तो जब आप इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इतने काबिल नगीने यहाँ पे लाके बैठाएंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। ये कौम को सिखाने की कोशिश है कि देखो चीखते हो कि महंगा हो गया, लो जी मिलेगा ही नहीं तो तुम क्या कर लोगे। ये कोई सजा देनी है इस कौम को, इस गरीब कौम को। यकीन जाने वाकई ऐसा हुआ है, ये मुहावरा तो नहीं बता रहा कि ऐसे लोग जिन्होंने पता नहीं बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी पुरानी ले ली जो ऊबर और क्रीम पर चलाएंगे, आज ये नौबत आ गई है कि वो लोग कह रहे हैं जी मोटरसाइकिल ही वो गाड़ी घर खड़ी कर दी है, पता नहीं कितने की गाड़ी किस तरह मुश्किल से ली जोड़ जाके। तो वो हालत आ गई है उनकी, अब पेट्रोल भी नहीं मिलना। उसामा गाजी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात की है बाबर डोगर साहब ने। और आप ये देखें कि इस दौर में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था जो कराची से ऑयल निकल रहा था, केकड़ा 1, तो वो भी बड़ा तूफान था। असल अब OGTCL भी इनके अंडर है, अंदाजा लगा ले। OGTCL इनके अब ये गैस और पेट्रोल भी यही ढूंढेंगे। एक सर जरूर रियायत मिल सकती है। देखिए टेक्निकल चीजों का तो नहीं गवर्नमेंट को पता हो सकता, वो तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो बताएंगे। पता नहीं हमारे सियासतदान जो हैं, हमारे सियासतदान या तो बहुत मासूम हैं या जानबूझ के अवाम के साथ इस तरह के मजाक करते हैं कि अरबों ट्रिलियन डॉलर के
जनाब चीज़ें निकल आई हैं, अब तो बस खुशहाली खुशहाली है। सर उसमें अच्छा, तो सर इसके ऊपर शायद जरा एक्सन मोबिल है, थोड़ी सी वो ना ऐसे तो नहीं आ गया था सर, हकीकी- इतनी बड़ी कंपनी ढूंढा गया, ढूंढा गया। इमरान खान को भी चाहिए था कि लगाते कि भाईजान मुझे नहीं पता सर सैंपल राशिद साहब अब आपने ढूंढ के देना पैसा पड़ेगा। एक बड़ी इंटरनेशनल दुनिया तो की बड़ी सेक्रेटरी ने कंपनी कहा है, होना है ऐसे तो ना नहीं आ कि गई। जनाब खान साहब दुनिया के सबसे बड़ा तेल के जखीरे यहाँ से निकल आए हैं। अब खान साहब ने वो कंपनी तो स्टेटमेंट आई दे थी। दिया, अच्छा, चले। तो वो तो उनकी हिस्ट्री है। पहले उन्होंने नवाज शरीफ से स्टेटमेंट दिलवा दी, उनसे इफ्तिताह करवा दिया, शहबाज शरीफ से इफ्तिताह करवा दिया, अब इमरान खान से इफ्तिताह करा दिया। वैसे इसको भी सर गोल्ड मेडल देना चाहिए राशिद खान साहब को भी, डॉक्टर राशिद साहब को भी। अच्छा चलें जी गुलाम अच्छा, साहब, ये अभी जो देखिए जो अभी हमें पैनिक किसी तौर पे भी नहीं फैलाना, किसी हवाले से भी जो हकीकी दादोशुमार है मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी जी डीलर्स मार्जिन के हवाले से प्रॉब्लम है और वो लोग अपना मुतालबा कर रहे हैं कि, और उन्होंने ये हड़ताल की कॉल भी दी है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि इसमें डीलर मार्जिन में ये था पेट्रोल पे 3.91% और डीजल पे 30%। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 2.97% है ऑन बोथ, दोनों पे ही। ठीक है जी। अब बात ये कह रहे हैं कि 6% तक कर दिया जाए, रेट्स बढ़ गए हैं। जो PSO है, PSO की 10,000 गाड़ियाँ हैं। ऑयल टैंकर एसोसिएशन भी इनके साथ कुछ लोग मिले थे और PSO ने एक वाज़े अल्फाज में बताया है कि उनके पंप्स दिन रात खुले रहेंगे और सप्लाई उसी तरह से जारी रहेगी जिस तरह से पहले जारी रहती है। यानी कि 50% तक आप कह दें कि इस क्राइसिस को हल तकरीबन PSO टैकल कर लेगा अगर ये क्राइसिस बना। फिर ये है कि वो एक मीर शम्स सहवानी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि 26,000 ऑयल टैंकर जो हैं वो हम सप्लाई दिन रात हम जारी रखेंगे। अच्छा चलें। अब बात आ गई कि इसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि 80% तक हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज के बशमूल PSO वो खुले रहेंगे और आवाम को सप्लाई दी जाती रहेगी। अच्छा, इसमें मीडिया का हमारा बहुत अहम किरदार है। ठीक। मैं यहाँ ये जिक्र करूँगा कि हमें पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। अगर हम इस तरह से आवाज़ें उठाते जाएंगे, पैनिक बाइंग शुरू हो जाएगी, लोग अपनी गाड़ियों के टैंकर फुल करवाने शुरू कर देंगे, कुछ लोग कनस्टरों में भरना शुरू कर देंगे, कुछ कूलरों में लेने आ जाएंगे। तो ये इस तरह से फिर वाक़ई अगर नहीं भी होनी होगी तो शॉर्टेज हो जाएगी। पैनिक बाइंग ना की जाए, अवाम ये काम ना करे। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। PSO के बहुत ज़्यादा पंप्स हैं, 10,000 उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, वो एटलीस्ट 50% शेयर तो PSO का है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी चीज़ें भी जो हैं, बाकी भी लोग कह रहे हैं कि हम साथ हैं हुकूमत के, और हमाद अजहर साहब को भी चाहिए कि वो उनके साथ बात कर लें, इनके हाथों में बैठ जाएं, डीलर्स के हाथों में भी मुख्तलिफ PSO है। अगर कोई इतनी हंगामी सूरत हाल हुई तो इतनी भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।